हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज जैसे कि हम लोग इस चैनल पर जो है भारतीय संविधान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आज का पहला टॉपिक है। पहले ही से शुरुआत से ही हम लोग इसको पढ़ना शुरू कर रहे हैं। इसमें पहला टॉपिक है संविधान की परिभाषा। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे कि भारत का संविधान जो है किस प्रकार बना था और कैसे-कैसे जो है इसमें जो है कहाँ-कहाँ से किन तथ्यों को जो है हमने ले रखा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, इसका पहला टर्म जो है यही है कि भारतीय संविधान किसी भी देश का भारतीय संविधान या फिर किसी भी देश का कोई संविधान जो है, वह जो है उस देश का वो मौलिक कानून है जो उस देश की सरकार के आधारभूत सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करता है। प्रतिबिंबित का मतलब है कि वहाँ के जो रूल और रेगुलेशन हैं उनको दिखाया जाता है जिस कानून से उसी को जो है हम संविधान कहते हैं। यह सरकार के विभिन्न अंगों के मुख्य कार्यों तथा सरकार व नागरिकों के मध्य आपसी आदान-प्रदान की रूपरेखा निश्चित करता है। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि संविधान के द्वारा जो है किसी भी देश की जनता तथा सरकार के बीच में आपसी संबंध को दर्शाया जाता है। ठीक है? ये पहला टर्म था हमारा। इसी क्रम में जो है हम संविधान की परिभाषा का दूसरा टर्म देखते हैं, जिसमें लिखा गया है कि न्यूज़ीलैंड और ब्रिटेन को छोड़कर संसार के सभी देश जो लोकतांत्रिक हैं, उन्होंने एक लिखित संविधान की पद्धति को अपनाया है। भारत में भी लिखित संविधान है। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि जो न्यूज़ीलैंड और ब्रिटेन है ना, न्यूज़ीलैंड और ब्रिटेन का जो संविधान है वो लिखित संविधान नहीं है। इसके अलावा जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, सभी ने जो है लिखित संविधान की पद्धति को अपनाया है, जिसमें हमारा भारत है और साउथ अफ्रीका है, पाकिस्तान है और भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने जो है लिखित संविधान को अपनाया है। तो ये था दूसरा टर्म। तीसरे टर्म में हम देखते हैं किसी भी देश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, है ना? देश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ने भारत के संविधान को प्रस्तावित किया है। भारत के संविधान को भली-भाँति समझने के लिए ब्रिटिश शासनकाल में हुए संवैधानिक विकासों के बारे में जानना आवश्यक है ना? जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ ब्रिटिश ने शासन किया था और ब्रिटिश के शासन करने के साथ-साथ उन्होंने बहुत सारे रूल और रेगुलेशन हमारे देश को चलाने के लिए जो है समय-समय पर बनाते रहे थे, है ना? तो उन्हीं रूल और रेगुलेशन की पृष्ठभूमि जो थी हमारे संविधान के लिए नींव रखी गई। अगर हम देखें तो भारत के संविधान को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला भाग है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन और इसका जो है दूसरा भाग है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन और दूसरा जो है ब्रिटिश शासन के अधीन। कहने का अर्थ ये है कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उस समय भारत की शासन व्यवस्था कैसी थी और जब ब्रिटिश शासन पूरी तरीके से भारत में अपना प्रभाव स्थापित कर चुकी थी तो उस समय का शासन कैसा था, ये जो है दो भागों में हम अपने संविधान को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें जानते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत का संविधान किस प्रकार का था। भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया अंग्रेज़ों के आगमन से शुरू हुई, जो कि 1600 ईस्वी में अंग्रेज जो है भारत में व्यापारी के रूप में भारत आए थे। उन्होंने यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया था, है ना? याद रखेंगे समय को जो है कि 1600 ईस्वी में जो है अंग्रेज भारत आए थे। उन्होंने महारानी एलिजाबेथ से एक चार्टर एक्ट प्राप्त किया था जिसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अभियाजन भेजने का अधिकार मिला था। यह चार्टर 15 वर्ष बाद में 20 वर्षों के लिए प्रदान किया गया था। अच्छा, तो इसमें एक टर्म ये है कि जब अंग्रेज़ भारत में आए थे तो उन्हें पूर्वी देशों के साथ, सिर्फ भारत ही नहीं पूर्वी देशों के साथ कुछ वर्षों के लिए, कुछ सीमित वर्षों के लिए जो है अधिकार प्रदान किया गया था कि वो जो है पूर्वी देशों के साथ जो है व्यापार कर सकते हैं। ठीक है? तो जब कंपनी स्थापित हुई थी भारत में, ब्रिटिश इंडिया कंपनी, तो स्थापना के समय कंपनी की कुल 217 भागीदार थे। इस कंपनी का सारा प्रशासन एक परिषद को सौंपा गया था जिसमें गवर्नर व उप गवर्नर, गलत हो गया है थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे, गवर्नर व उप गवर्नर और 24 अन्य सदस्य शामिल थे। बाद में इस परिषद को बोर्ड और डायरेक्टर व निदेशक मंडल के नाम से भी जाना जाने लगा था।
है ना। बाद में जैसे ये जो दूसरा टर्म है इसमें आप ध्यान देंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व बोर्ड ऑफ निदेशक मंडल के नाम से जाना जाने लगा था। इस प्रकार 18वीं शताब्दी के मध्य तक कंपनी एक व्यापारिक संघ नहीं, यह ढंग है, गलत हो गया, व्यापारिक ढंग के रूप में कार्य करती रही। परंतु मुगल साम्राज्य के पतन के बाद बदहाली का लाभ उठाकर महाद्वीप का अर्थ है भारतीय महाद्वीप, जैसे भारत में पूरा अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया था अंग्रेज़ों ने। इसी क्रम में जो है अंग्रेज़ों ने यहाँ के राजाओं को, जैसे 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें जो है सिराजुद्दौला हुआ और भी अन्य शासक थे जिसमें मीर कासिम वगैरह थे। सबको जो है अंग्रेज़ों ने हरा करके 1765 में कंपनी से शाह आलम द्वितीय को बंगाल से व बिहार व उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली, जिसके फलस्वरूप वहाँ कर वसूलने व दीवानी के मामलों में न्याय अधिकारी प्राप्त हो गए, जिससे उन्हें संपूर्ण शासन की प्रणाली इनके हाथों में आ गई थी। आगे है अगला टर्म, इन सब गतिविधियों के पश्चात ब्रिटिश राज ने कंपनी की गतिविधियों को संचालित करने के उद्देश्य से अनेक चार्टर प्राप्त किए थे। जैसे मैंने शुरुआत में वीडियो का ही कहा था कि किस प्रकार अंग्रेज़ों ने जो है शासन करने के लिए समय समय से जो है अनेक जो है रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह कहें, किसी भी चार्टर एक्ट को जो है प्रस्तावित करते रहे थे। इस क्रम में जो है पहला एक्ट जो इनका था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, है ना। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था कि इन कानूनों में महत्वपूर्ण अधिनियम था 1773 का। ये मतलब कहने का अर्थ ये है कि ये इम्पॉर्टेंट माना गया है रेगुलेटिंग एक्ट, जिसमें कई मायनों में भारत के संवैधानिक विकास की दिशा में अंग्रेजी शासन द्वारा पहला महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। इसकी मुख्य बातें ये रही थी कि 1773 के थ्रू जो है कलकत्ता में जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही जो है वॉरेन हेस्टिंग को भारत का पहला जो है गवर्नर जनरल बनाया गया था। इसके पहले जितने भी गवर्नर होते थे उनको सिर्फ गवर्नर के नाम से जाना जाता था। इसके पश्चात अलग अलग जो है चार्टर एक्ट पारित हुए, जैसे जो है 1784 में जो है पिट्स इंडिया एक्ट आया था और 1813 में, 1833 में, 1885 में बहुत सारे चार्टर एक्ट, है ना। फिर 57 के पश्चात कंपनी की समस्त गतिविधियों को ब्रिटिश ताज को सौंप दिया गया। इसी क्रम में जब आपको ध्यान दिया होगा, सभी लोग जानते होंगे, जब 1757 की क्रांति हुई थी, उस क्रांति में अंग्रेज़ों की जो सरकार थी वो सीधे ब्रिटिश ताज, यानी कि अब यहाँ शासन जो है ब्रिटिश परिषद के द्वारा किया जाना था। 1858 के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने भारत के प्रशासन के लिए अनेक कानून पास किए। इनमें से जो है प्रमुख रहे 1861, 1892, 1909 का इंडिया काउंसिल एक्ट, जो है 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का है, जिसमें जो है सबसे प्रमुख आपका 1919 और 1935 का एक्ट माना जाता है। कहा जाता है कि 1935 के बहुत सारे एक्ट जो है हमारे संविधान में आज भी मौजूद हैं। हमने वो कानून हमारे लिए इतने फ़ायदेमंद थे कि हमने उसको जस का तस ही अपने संविधान में शामिल कर लिया था। इसी क्रम में अगला टॉपिक हमारा है भारतीयों, टॉपिक नहीं सिर्फ टर्म है इसमें, भारतीयों की स्वतंत्रता। अपने संविधान को मांग को देखते हुए ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता दी गई थी। इसी क्रम में आपको याद होगा कि 15 अगस्त 1947 से पहले जब भारत आज़ाद हुआ था, उस समय भारत जो है 2 प्रांत में विभाजित हो गया था। एक भारत का अपना प्रांत था, दूसरा जो है मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान बनाया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ था, अंगीकृत किया गया था, यानी तैयार हुआ था, और इसको जो है 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था, है ना। ये इम्पॉर्टेंट डेट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि संविधान को कब जो है अंगीकृत किया गया था। तो अंगीकृत की ध्यान डेट आप याद रखेंगे, जो 26 नवंबर को अंगीकृत किया गया था। और इम्पॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से दूसरा भी टर्म है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितने समय लगे थे, है ना, ये भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो ठीक था, ये था आज का वीडियो दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।